देवपुत्र, ये तो देवपुत्र है। और सातों परियां, ये सभी भी इस तिलस्म की रची माया है तुरीन। इनका ध्यान हमारी ओर पड़ रहा है। घुसपैठिए, ये कहाँ से आए? ये अवश्य ही यहाँ ब्रह्माशय को हासिल करने आए। हमारे रहते ये उस चीज तक नहीं पहुंच सकते। युद्धक देव, आक्रमण करो इन पर। ब्रह्माशय यानी यह सब कुछ तिलस्मा की तिलस्मी शक्ति से जुड़ा हुआ है। मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि तिलस्म के इस चरण में हमारा लक्ष्य वह ब्रह्माशय ही है जिसकी ये देव पुत्रों के तिलस्मी प्रतिरूप रक्षा कर रहे हैं। अगर यह वास्तविक ब्रह्माशय है तो इसका मतलब यह तिलस्म भी तिलस्मा की शक्ति से ही बना है, यानी इसे तोड़ पाना लगभग असंभव है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। फ्लाइंग जोकर। तृतीय अध्याय आरंभ। फ्लाइंग जोकर। तालिस्मान ने तिलस्म के रूप में यह सर्कस बनाया है। यह पूरा सर्कस वैसे ही स्टेज किया गया है जैसे मेरे बचपन के समय में जुपिटर सर्कस स्टेज किया जाता था। पर यह कैसा तिलस्म है? यहाँ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। हा 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 हा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर अभी मुझे यहाँ किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी थी। सर एक्रोबैट रोप हिल रही है जैसे अभी ही कोई इस पर झूल कर उतरा हो, यानी मेरे अलावा कोई और है यहाँ पर। ध्रुव की छठी इंद्री ने क्षण के 100वें हिस्से से में ही खतरा भाप लिया और अगले ही पल ध्रुव का शरीर हवा में बैलेंसिंग बॉल्स के ऊपर से कलाबाजी खाकर एक्रोबैट रोप्स की ओर बढ़ चला। बैलेंसिंग बॉल जैसे ही एक दूसरे से स्पर्श हुई, पूरा सर्कस गगनभेदी धमाकों से दहल गया। बड़ा हवा की तेज सरसराहट, फ्लाइंग ड्रैग्स जिनका प्रयोग जुपिटर सर्कस के छुरेबाज रंजन करते थे। सही समय पर पास आते बारूद की गंध आ गई मुझे, वरना मेरी हाल भी इन बैलेंसिंग बॉल जैसा होता। सही समय पर पास आते बारूद की गंध आ गई मुझे, वरना मेरा हाल भी इन बैलेंसिंग बॉल जैसा होता। खंजरों की बरसात हर होड़ से हो रही है। इनसे बचने के लिए मुझे अपने शरीर को गतिमान रखना होगा। साय साय साय। यह स्पेशल कैनन्स कुछ देर पहले तक रिंग में नहीं थी। इन बड़ी कैनन्स से मुझ पर गोले दागे जा रहे हैं। इनका साइज काफ़ी बड़ा है और संख्या काफ़ी ज़्यादा। कैनन बॉल्स ब्लास्ट हो रही है और भीतर से जोकर्स निकल रहे हैं जिनकी पीठ पर पैराशूट बंधे हुए। यह तो एक विशेष एक्ट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा एक्ट पहले देख चुका हूँ पर याद नहीं आ रहा। बूम बूम बूम। ऐसा शो तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अगर ऐसे एक्ट और ध्रुव जैसे कलाकार आज भी होते तो सर्कस की विधा कभी लुप्त होने की कगार पर नहीं होती। भाई साहब, मेरी तो नकाब फटी की फटी रह गई। बस लार्ज बकेट बटर पॉपकॉर्न मिल जाते तो मज़ा आ जाता। दुनिया ख़त्म हो रही है और इन्हें बटर पॉपकॉर्न चाहिए। क्या तुम लोगों को स्थिति की गंभीरता का समझ नहीं आता? तुम बात को गलत ढंग से ले रही हो शक्ति। गलत ढंग? हम अपनी धरती को जलते हुए छोड़कर आए हैं और मैं तुम सभी को बच्चों की तरह व्यवहार करते देख रही हूँ। कोई मुझे समझाएगा कि इस बात को सही ढंग से कैसे लिया जाए? और नागराज, तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा मैंने कभी नहीं की थी। फिर क्या अपेक्षा की थी तुम्हारी शक्ति? फिर क्या अपेक्षा थी तुम्हारी शक्ति? क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अपने दल के सदस्यों पर हर पल इस बात का दबाव बनाए रखूं कि अगर वे हारे तो वे अपने युग के हर इंसान की मौत के जिम्मेदार होंगे? क्या ये हर एक क्षण इस बोझ के साथ परफॉर्म करें कि आज तक जिस दुनिया को वे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाते आए हैं वह इनके देखते ही देखते बर्बाद होने वाली है? इन्हें भली भांति पूरी वस्तु स्थिति का आभास है, बस इन्होंने धैर्य और संयम नहीं खोया। अगर कोई नायक मजाक ज़्यादा करता है तो हमें लगता है कि वह उसके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। हमें नायक चाहिए, स्कूल का हेडमास्टर नहीं। स्कूल के हेडमास्टर नहीं चाहिए तो नायकों के नाम पर स्कूली बच्चे भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो? हम में से लगभग हर नायक को यह सौभाग्य मिला है कि देश की सरहद पर तैनात जवानों को हमने बहुत पास से देखा है। उन जवानों के पास हमारी तरह कोई सुपर ह्यूमन पावर नहीं है। हर घड़ी हर क्षण वे दुश्मन के हमले और अपने देश की सुरक्षा के दबाव में रहते हैं।
वे जानते हैं कि अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो इनके पीछे इनका परिवार, इनके बूढ़े माँ बाप, इनके छोटे अबोध बच्चे उसी देश में दर दर के मोहताज बन जाएंगे जिसकी रक्षा के लिए वे अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या उनसे भी उनके हंसने, बोलने और खुश रहने का अधिकार छीन लोगी तुम? उनकी लाश के ऊपर सियासत का कभी ना खत्म होने वाला खेल खेला जाएगा। फिर भी वे लोग जिंदा दिल रहते हैं, खुश होना जानते हैं, बंदूक के साए में रेडियो पर अपने फरमाइश गीतों को सुनते हुए गुनगुनाना और नाचना जानते हैं। हम लोग अक्सर जिसे अपना हीरो, अपना आइडल मानते, अब उसे अपने पर्सनली प्रॉपर्टी समझ लेते, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, भगवान बनाकर पूजने लगते हैं और उससे अपेक्षा भी यही कराते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति बनकर तथास्तु मुद्रा में खड़ा रहे। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी शरारतों के लिए जग प्रसिद्ध हैं। क्या उनके विनोदी स्वभाव से उनकी अपने धर्म, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा घट जाती है? तुम लोगों की सोच और विचारधारा जो भी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। और कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम सभी एक दूसरे की सोच और विचारधारा से सहमत हैं। हम एक टीम है, भेड़ों का झुंड नहीं कि एक भेड़ खाई में कूदे तो उसके पीछे पीछे पूरा झुंड कूद जाए। जरूरी है कि हर टीम मेंबर की सोच और कार्य प्रणाली अलग हो, बस उद्देश्य एक होना चाहिए। जैसे फिलहाल हमारा उद्देश्य सर्वनायक प्रतियोगिताओं को पूरा करना है। उसे कोई टीम मेंबर हंसते खेलते पूरा करता है या फिर ज्वालामुखी बनकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युगम आगे क्या करेगा, कौन सा युग बचेगा, हमारा अगला कदम क्या होगा, यह सोचने का समय अभी नहीं है। पॉपकॉर्न मांग कर गलती कर दी। कमबख्त युगम कम से कम प्रोटीन शेक ही भिजवा देता। खड़ूस, कंजूस। तुम दोनों अपना ध्यान पेट से हटाकर दृश्य पटल पर लगाओ। कुछ हो रहा है। तुम नीचे आ सकते हो ध्रुव, एक्ट खत्म हो चुका है। यह आवाज़, यह तालिस्मान की आवाज़ नहीं है। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? अगर मैं सामने आ गया तो तुम मेरे साथ लुक्का छुपी कैसे खेलोगे? इस तिलिस्म से निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ लुक्का छुपी खेलनी होगी, ढूंढना होगा मुझे। आओ ध्रुव, मेरे पीछे आओ, ढूंढो मुझे। ही। सर्कस के टेंट से बाहर कोई भाग रहा है। यह टेंट, यह तो पपेट शो यानी कठपुतलियों के खेल का है। ही। क्या हुआ ध्रुव, चौंक गए? पूरा टेंट मधुर संगीत से गुंजा यामान हो गया। यह तो खास संगीत है जो जुपिटर सर्कस में शो के दौरान बजाया जाता था। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ याद है, पर अफसोस तुम मुझे भूल गए हो ध्रुव। और जब तक मैं तुम्हें याद नहीं आ जाता तुम मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। वहाँ हैं उन पुतलों के पीछे, भाड़। अरे तुम तो आज भी मेरा कहा नहीं मानते ध्रुव। मैंने कहा था ना कि जब तक तुम मुझे पहचान नहीं लेते मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। मेरे और तुम्हारे दरमियान आज भी तुम्हारे हैं। यह अपने ही दीवार बनकर खड़े होंगे जैसे कि पहले थे। और हाँ, खेल को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए मेरे बौने जोकर साथी भी इनका पूरा साथ देंगे। आखिर तालिस्मान ने किस शख्स को खड़ा किया है तिलस्म बनाकर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं इसे जानता हूँ पर याद नहीं कर पा रहा। ठीक वैसे ही जैसे कई बार जवाब हमारे दिमाग में होता है पर जुबान पर नहीं आता। यह खाली नगर इतना जाना पहचाना सा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे? सामने कोई तपस्वी घोर साधना में लीन दिखाई दे रहा है। क्या यह तपस्वी इस तिलिस्म में मेरी कोई सहायता कर सकता है? हे विष्णु, यह कैसा तिलिस्मी मायाजाल है? यह तपस्वी तो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैं स्वयं को ही तपस्यारत देख रहा हूँ। कैसी समाधि लगाए बैठा हूँ मैं। विस्फरित मत हो गोजो। तालिस्मान के तिलिस्म ने तुम्हारे भूले हुए अतीत को ही तिलिस्म बनाकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तपस्यारत गोजो की आवाज़ मेरे मस्तिष्क में गूंज रही है। इस तिलिस्म को तोड़ तुम्हारा वह अतीत ही है। इस तिलिस्म का तोड़ तुम्हारा वह अतीत ही है। उस तक पहुंच जाओगे तो यह तिलिस्म तोड़ लोगे। परंतु सावधान, उस अतीत तक पहुंचना इतना सरल नहीं है, क्योंकि तुम्हें उस तक पहुंचने से रोकने का कार्य तुम्हारे अपने ही करेंगे। बिल्लोरा, तुम यहाँ, बाकी साथी कहाँ हैं? बाकियों की क्या आवश्यकता है तपस्वी?
मेरे लिए, तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। यह बिल्लोरा को क्या हो गया? ये ऐसे विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है? ठहरो बिल्लोरा, यह क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? यदि तू शहर हमारा साथ देने को तैयार हो जाता तो यह नौबत नहीं आती। होश में आओ बिल्लोरा। बहुत चालाक है रे तू, तपस्वी। मुझसे बचने के लिए तूने अपना एक प्रतिरूप पहले से ही तैयार कर रखा है। मैं कोई प्रतिरूप नहीं हूँ। एक क्षण, यह बिल्लोरा मुझे प्रतिरूप समझ रहा है, परंतु वास्तव में यह खुद एक प्रतिरूप है, इस गोजो की तरह। यह प्रतिरूप तालिस्मान के इस तिलिस्म को ही निर्मित किए हुए, जिनका उद्देश्य मुझे किसी ऐसी घटना के विषय में याद दिलाना है जो मेरी स्मृति में नहीं हो। अर्थात अपने स्मृति पटल को खंगालने के लिए सर्वप्रथम मुझे इस प्रतिरूप बिल्लोरा पर विजय हासिल करनी होगी। युद्ध में इतना विचार नहीं करते मूर्ख, अन्यथा मार पड़ती है। खच! उफ! वाह, बड़ा गर्म और स्वादिष्ट है तेरा रक्त। अवश्य ही तेरा हृदय भी स्वादिष्ट होगा। बहुत भूख लगी है तुझे। तेरी क्षुधा मेरा यह मुष्टि प्रहार शांत करेगा। भटाक! आवेश में आकर किए गए प्रहार युद्ध नहीं कहलाते। युद्ध के लिए नीति चाहिए। अद्भुत युद्ध नीति है तेरी, पलायन करने की। लेकिन तेरी यह नीति तुझे बचा नहीं पाएगी। मेरी गति का मुकाबला तू नहीं कर सकता। यह ठीक कह रहा है। इसकी तीव्र गति और इसके बल का सामना मैं नहीं कर सकता। मुझे अतिशीघ्र उस विशेष स्थान तक पहुंचना होगा जो मैंने आते समय देखा था। गर्र! बस यही तेरी दौड़ समाप्त होती है। अब मरते समय ना यह भाग दौड़ काम आएगी, ना ही तेरी कोई युक्ति। बड़ा दिमाग से युद्ध लड़ने की बातें कर रहा था। अब क्या हुआ? अब तो चूहे की तरह फंस गया तू। तेरे पीछे दीवार है और सामने मृत्यु। अब बता, अब क्या करेगा? मृत्यु को दीवार से टकराने दूंगा। पुरातन नगरी की यह जर्जर दीवार इस योग्य नहीं कि शक्तिशाली बिल्लोरा की टक्कर सह सके। मुझे पूरा यकीन था कि तुम दीवार को नष्ट करते हुए इस बावड़ी के जल में गिरोगे। इस बावड़ी को और इसके भीतर के जल को मैं पुरातन नगरी से गुजरते समय ही देख चुका था। तिलिस्म में कोई भी चीज अकारण नहीं बनाई जाती। इस बावड़ी ने विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया था। एक पुरातन नगरी जो कि अवशेषों में बदल गई थी, उसकी बावड़ी ताजे जल से क्यों भरी हुई है, यह बात मस्तिष्क में खटक रही थी। परंतु तुमसे लड़ते हुए मुझे इस बावड़ी का विचार आ गया। जल बिल्लियों की संपूर्ण प्रजाति का बहुत बड़ा शत्रु है। बस मुझे समझ आ गया कि तिलिस्म ने इस बावड़ी में यह जल विशेषकर तेरे लिए ही बनाया है। अब तू इसके भीतर तो आ गया है, लेकिन तुझे बाहर निकलने का मौका मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तू जब तक जल में है दुर्बल है और मैं तुझ पर आसानी से हावी हो सकता हूँ। बड़ा! अरे, यह तो परास्त होते ही विलीन हो गया। मैं तो बिल्लोरा को तिलिस्म में आगे बढ़ने की कुंजी समझ रहा था। अब इस तिलिस्म में आगे कैसे बढ़ा जाए? हर तिलिस्म में आगे बढ़ने की कुंजी खुद तिलिस्म में होती है, यानी इस पुरातन नगरी के अवशेष ही मेरे आगे बढ़ने की कुंजी है। किंतु इनका प्रयोग किस प्रकार करूं? यह लिपि? प्रत्येक नगर में उस नगर का इतिहास लिपि के रूप में उसकी दीवारों पर और उसके स्तंभों पर गढ़ा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास के बारे में जान सके। इस लिपि की सहायता से मैं इस नगरी के अस्तित्व को जान सकता हूँ और शायद उस रहस्य तक भी पहुँच सकता हूँ जो इस तिलिस्म का आधार है। ओ, यह नगरी तो मेरी अपेक्षा से भी कहीं अधिक पुरातन है। सतयुग में मानवों द्वारा बसाई गई प्रथम नगरी है यह। सतयुग में इस नगरी की स्थापना देवताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना और दैत्यों द्वारा दैत्यलोक प्रस्थान के पश्चात हुई थी। तब महर्षि कश्यप द्वारा मानवों और उनकी संतानों के धरती पर रहने का निर्णय लिया गया था। यह नगरी वास्तव में स्वर्ग और दैत्यलोक के मध्य का वह स्थान था जहाँ न देवताओं का अधिकार था और न दैत्यों का। इस स्थान की सुरक्षा का दायित्व महर्षि गोजो पर था। महर्षि गोजो यानी मैंने सतयुग में एक महर्षि के रूप में जन्म लिया था। अब उस बरगद के नीचे अपने तपस्यारत प्रतिरूप का औचित्य समझ आ रहा है। महर्षि गोजो महर्षि कश्यप के मानव पुत्र थे और संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे। मैं महर्षि कश्यप का पुत्र। इस अनुसार तो योद्धा मेरे भ्राता हुए। बाप और भाई को तो याद कर चुका बेटा, अब अपने इष्ट देव को भी याद कर ले, तथा उन्हीं के पास पहुंचने वाला है तू। कड़ाक!
बिल्लोरा के बाद अब जुडो का? हाँ, पर मुझ पर उस बिल्ले की तरह जल का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। भड़ाक! परंतु तुझ पर मेरे वारों का काफी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। ओह, यह तो अपने वारों से पुरातन नगरी के स्तंभों और अवशेषों को ध्वस्त कर रहा है। यदि यह ध्वस्त हो गए तो मैं कभी भी इस तिलस्म से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। भड़ाक! हुफ! यह आत्मकत कठपुतलियां मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। भले ही यह काठ की कठपुतलियां सही, पर इन्हें मेरे प्रियजनों का रूप दिया गया है। मैं इन पर वार नहीं कर सकता। फक साई! ओ, ये बोने जोकर जो आग के गोले फेंक रहे थे, उनमें से एक कठपुतलियों को लग गया। मुझे यह आग फौरन बुझानी होगी, वरना पलक झपकते ही सब कुछ राख हो जाएगा। सैंडबैग्स! पुराने समय में इन ढेरों छोटे सैंडबैग्स का प्रयोग सर्कस के टेंट्स को सिरों से दबाए रखने के लिए किया जाता था, ताकि तेज हवा में टेंट्स उड़ ना जाएं। आज ये सैंडबैग्स आग बुझाने के काम आएंगे। भक्षक! रेत ने कठपुतलियों के कलपुर्जों को जाम कर दिया है। अब यह मेरे स्टेज पर आने पर वार नहीं कर रही। लेकिन अभी मेरा स्टेज पर आने का कारण कुछ और है। ये खिलौने, रेत में छुपाए हुए ये खिलौने। मुझे याद आ गया कि कुछ देर पहले मैंने रिंग में जो एक्ट किया था उसे मैंने कहाँ दिखा था। वह था जुपिटर सर्कस का मशहूर एक्ट फ्लाइंग जोकर, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स परफॉर्म कर सकता था। एक खास जोकर जो कि एक्ट की शुरुआत में रिंग के बीचों बीच खड़ा होता था और चारों ओर से बारूद भरी बॉल्स उसकी ओर आती थी। उन बॉल से टकराने से ठीक आधा सेकंड पहले जोकर 40 फुट ऊपर बंधे एक्रोबैट रोप्स तक पहुंच जाता था, जहां वह फ्लाइंग जोकर एक्रोबैट रोप्स पर अकेले स्विंग एक्ट करता था और नीचे से छुर्रेबाज रंजन उस पर खंजरों की बौछार करता था। और फिर एक्ट का क्लाइमैक्स, जहां नीचे रिंग से फ्लाइंग जोकर पर कई सारी कैनन बॉल्स एक साथ चलाई जाती थी। दर्शक अपना दिल थाम लेते थे और ऊपर जाकर वे बॉल्स फटती थी और उनमें से पैराशूट बांधे जोकर निकलते थे। नन्हे ध्रुव का पसंदीदा खेल। जोकर चच्चा, एक मिनट। जोकर चच्चा, क्या आप मुझे अपना फ्लाइंग जोकर एक्ट सिखाएंगे? पर तुम तो अभी बहुत नन्हे मुन्ने से हो प्यारे बच्चे। अभी तो तुम्हारे खिलौने से खेलने के दिन हैं। ये मेरे लिए है। बिल्कुल, पर मैं इन्हें नहीं ले सकता, मम्मी डांटेगी। तो फिर मम्मी को मत बताना। इन्हें किसी ऐसी जगह छुपा दो जहाँ इन्हें कोई ना ढूंढ पाए। अब यहाँ इन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्या कहता है शेरू? नन्हे ध्रुव को जैसे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया था, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आप बहुत अच्छे हैं जोकर चाचा। मैं तो एक मस्खरा हूँ, एक विदूषक। हा 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 हा। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। डेडलिस्ट हीरोज। इस तरह तबाह हो गया आदमखोरों का स्वर्ग और मेरा क्राइम फाइटिंग करियर शुरू हुआ। पढ़ें सुपर कमांडर ध्रुव के पूर्व प्रकाशित कॉमिक आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही। इंटरेस्टिंग। मैं लोमड़ी डोगा को ख़त्म करने के लिए बनी थी, लेकिन एक रहस्यमय खड़ूस की वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया। काश कहीं मिल जाए तो। खो खो। मैं यहाँ तुम लोगों के क्राइम फाइटर बनने की कहानी सुनते हुए नहीं मरना चाहती। तुम लोगों की उत्पत्ति श्रृंखला खत्म हो गई हो तो यहाँ से निकलने का कोई प्लान सुझाओ। फिलहाल कोई प्लान नहीं है। हमारे पकड़े जाने की खबर वार तक पहुंची होगी, लेकिन अभी तक कोई बैकअप टीम नहीं आई है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, वार खुद भी बड़ी मुश्किल में, यानी बैकअप आने का भी कोई चांस नहीं। और हमारा जिंदा बम भी फिलहाल निष्क्रिय है। इन लोगों ने मुझे जो हेलमेट पहनाए हैं वह मेरी मानसिक तरंगों को बाधित कर रहा है। मैं मेंटल ब्लास्ट नहीं कर पा रही हूँ और हमें जकड़ने वाले बंधन धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों को शिथिल कर रहे हैं। इन शॉर्ट, हम यहाँ बैठकर इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते।
जब तक या तो हमें बचाने के लिए कोई बैकअप यूनिट नहीं आती या फिर यह नई नवेली वैम्पायर डॉल अपनी फोर्स की तरह हमारे लिए भी सफ़ेद और चिकनी खोपड़ियों की व्यवस्था नहीं कर देती। थैंक्स ब्लैक कैट, तुमने वाकई हम सबका मोरल बूस्ट कर दिया है। आई जस्ट होप कि तुम्हारी पहली बात ही सच हो।